दोस्तों संस्कार क्लासेज के इस YouTube चैनल पे मैं सुशील कुमार शर्मा चिड़ावा से आज का हमारा प्रमुख टॉपिक रहेगा राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के दुर्ग। दोस्तों कला संस्कृति के अंदर सबसे ज्यादा लोक देवताओं के बाद में अगर प्रश्न आते हैं लोक देवता लोक देवी, उनके बाद में प्रश्न आता वो दुर्ग टॉपिक से है। तो इनमें से देखो ना दुर्ग नियोजन का जो कार्य है, एक तो प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहले कि राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माता राजा कौन था। तो किलों का निर्माता राजा था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार आता है। श्यामल दास की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है वीर विनोद। श्यामल दास एक मेवाड़ के इतिहासकार थे जिस पुस्तक का नाम आता है वीर विनोद। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है। तो वीर विनोद पुस्तक के जो लेखक आते हैं वो श्यामल दास हैं और जिनमें राणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न बहुत बार आता है। अब एक प्रमुख जो प्रश्न आता है देखो, राजस्थान में सर्वाधिक किलों से संबंधित ये जो भौतिक प्रदेशों में अपन ने भूगोल के अंदर अध्ययन किया, ये अरावली का क्षेत्र आता है। तो अरावली क्षेत्र के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन कौन से किले अरावली पर हैं। एक प्रश्न तो ये है। तो दोस्तों भूगोल आजकल जो सह संबंध का विषय होता है ना, जैसे देखो भूगोल के क्षेत्र पर इतिहास का प्रश्न पूछा जाता है, तो इन दोनों का अपन को विस्तृत अध्ययन करना होगा। तो पहले देखो ना अरावली पे कौन कौन से जिले बसे हुए हैं, उन जिलों में कौन कौन से किले हैं। एक प्रश्न तो ये क्लियर है। दूसरा पूछा जाएगा राजपूत राजाओं ने अधिकतर किले ना गिरी श्रेणी के दुर्ग बनाए हैं। तो गिरी श्रेणी के दुर्ग क्यों बनाए हैं? क्योंकि एक तो प्राकृतिक उपलब्धता मिल जाती है। राजस्थान में अधिकतर जो किले हैं ना वो गिरी श्रेणी के। तो देखो राजपूत राजाओं ने गिरी श्रेणी के दुर्ग क्यों बनाए हैं? क्योंकि प्राकृतिक उपलब्धता ऐसी हो जाती थी। RS3 के अंदर दो कथनों का एक बार एक प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान में अधिकतर किले वो गिरी श्रेणी के हैं। राजपूत राजाओं ने ही राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माण करवाया है। तो दोनों कथन बिल्कुल क्या है, सत्य हैं। अब एक प्रश्न ये पूछा गया था कि राजस्थान में राजपूत राजाओं ने किले क्यों बनवाए। तो पहला जो कारण आता ना राजपूत राजाओं का, पहला तो आता राजकोष, दूसरा आता राज परिवार और तीसरा आता है प्रजा और चौथा आता है सेना व सैन्य। ये 4 पॉइंट देखेंगे। तो राजकोष की रक्षा करने के लिए कोई एक राज्य है, जैसे मानो मेवाड़ राज्य है, तो मेवाड़ राज्य के अंदर जो राजकोष है उस राजकोष की रक्षा करने के लिए किले के अंदर एक प्रमुख कक्ष होता था जिसमें मुद्राएं रखी जाती थी, तो उनका संरक्षण हो गया। दूसरा पूछा जाता राज परिवार, राजा के सगे संबंधी भाई और उनके जो कुंभा परिवार है, उनकी पत्नियां, उनके जितने भी दास सैनिक जो भी हैं, उनका भी रक्षा यहीं पे। एक प्रजा का केंद्रीकरण और प्रजा की रक्षा वो भी किलों से होता था। बड़ा जो किला होता था राज परिवार, दरबार का आयोजन वहीं होता था। तीसरा आता है सैन्य, तो आयुध का जो काम होता था जिसमें तोपें हैं, बंदूक, अस्त्र शस्त्र, इन सब का जो रखना ही क्या कहलाता था, किलों का। प्रश्न पूछा जाता किले बनाने का उद्देश्य क्या था। तो इन चारों को समावेश करने के लिए किलों का निर्माण किया गया था। अब प्रमुख प्रश्न ना पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा किले कौन सी रियासत में हैं। तो सबसे ज्यादा जो किले आते हैं राजस्थान में, सबसे ज्यादा किलों की अगर बात करें तो राजस्थान में पहला जो प्रमुख किला आता है मेवाड़ रियासत में सबसे ज्यादा किले आते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, पहला का राजस्थान में देखो बाणगढ़, दूसरा पूछा जाता है चित्तौड़गढ़, तीसरा पूछा जाता है जूनागढ़ और चौथा पूछा जाता है जैसलमेर और पांचवा पूछा जाता है आमेर रियासत और एक पूछा जाता है बटनेर। ये इन किलों की अगर अपन बात करें तो पहला प्रश्न आता है राजस्थान का सबसे प्राचीन किला था वो बटनेर हनुमानगढ़ क्षेत्र में आता है। बटनेर है राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, बटनेर हनुमानगढ़ जिले में है।
दूसरा आता है बाणगढ़ का अलवर के अंदर। इस किले की एक दंत कथा मानी जाती है कि इसमें कोई व्यक्ति रात के समय में जीवित वापिस लौट कर नहीं आता, तो केवल दिन दिन में ही यहाँ पर पर्यटक वगैरह स्थानीय लोग जाते हैं। तीसरा आता है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आवासीय किला चित्तौड़गढ़ का किला था, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र। और अगला आता है जूनागढ़। जूनागढ़ का जो किला था ना वो बीकानेर के अंदर है, पुराना जूना महल में बना हुआ राय सिंह द्वारा निर्मित जूनागढ़ का किला। प्रश्न पूछा जाता है जूनागढ़ का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसपे कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है। यहाँ पर ना मुगलों के सगे संबंधी होने के कारण जूनागढ़ पे बाह्य आक्रमण नहीं बना। जैसलमेर का किला ऐसा आता है राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट आता है, जैसलमेर है। आमेर रियासत में कभी है ना जौहर वगैरह की ऐसी बातें हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलती। तो ये प्रमुख जो किले आते हैं, किलों से सिंगल सिंगल प्रश्न बनाया है। अब अपन का जो प्रश्न एक पूछा जाता है मारवाड़ के अंदर कौन सा राजा था जिसने ज्यादा किलों का निर्माण करवाया था। तो मारवाड़ की बात करें जब ये प्रश्न आया था तो कुंभा गांधिया क्योंकि दोस्तों ध्यान नहीं दिया, ध्यान का ही ज्ञान होता है ये याद रखना। तो ध्यान है ना, ध्यान देने के कारण उत्तर सही बनेगा। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ना प्रमुख, मारवाड़ क्षेत्र में प्रमुख है ना वो मालदेव एक प्रमुख राजा थे जिन्होंने सर्वाधिक मारवाड़ रियासत में किलों का निर्माण करवाया था। दूसरा पूछा जाता है सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ किला। तो चित्तौड़गढ़ किला दोस्तों दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र के अंदर प्रमुख चित्तौड़गढ़ का किला। पहला जो पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ में ये किस प्रकार का किला है, ये गिरी श्रेणी का किला है। गिरी श्रेणी का मतलब होता है जो पहाड़ी पर बना हुआ, ऊंचे पर्वत पे बना हुआ हो। चित्तौड़गढ़ किले का प्राचीन जो नाम आता है वो आता है चित्रकूट। किले का प्राचीन नाम क्या आता है चित्रकूट। अब दो ग्रंथ आते हैं, एक ग्रंथ का नाम आता है कुमारपाल वध और दूसरा ग्रंथ आता है वीर विनोद। वीर विनोद। तो देखो कुमारपाल वध के अंदर सेकंड ग्रेड 2014 में प्रश्न पूछा गया था। कुमारपाल वध पुस्तक के अनुसार इस किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया है। किसने करवाया है? चित्रांग मौर्य ने। और वीर विनोद के अनुसार इस किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया है। दोस्तों ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना। चित्तौड़गढ़ का जो किला ना कुमारपाल वध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने करवाया है, वीर विनोद के अनुसार चित्रांग मौर्य ने करवाया है। ऊपर वाला चित्रांग है, नीचे वाला चित्रांग मौर्य है, चित्रांग मौर्य है। तो वीर विनोद के अनुसार तो चित्रांग मौर्य ने करवाया है। ये प्रश्न सेकेंड ग्रेड 2014 के एग्जाम में आया था, जो 100% लोगों का ये प्रश्न गलत बना था। बहुत ही कम लोगों का, रेयर केस के अंदर ये प्रश्न सही हुआ था, तो क्योंकि पहली बार आया था। अब पूछा जाता है, देखो महाराणा कुंभा ने इसका बहुत सा निर्माण करवाने के बाद इस किले का नाम चित्रकूट से विचित्रकूट बना दिया गया था। और इस प्रकार ये मालवा क्षेत्र आता है, मालवा, और ये क्षेत्र आता है आपका दिल्ली। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं उस पे सामरिक महत्व का किला है, ये चित्तौड़गढ़ का किला सामरिक महत्व का दिल्ली मालवा आगरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस मार्ग पर आता है। एक प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है, मेवाड़ का पहला जो शासक था बप्पा रावल। बप्पा रावल मेवाड़ का पहला प्रतापी शासक आता है वो बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ने मौर्य राजा जिसका नाम था मानमौरी को पराजित करके इस किले को अपने अधिकार में लिया था। बप्पा रावल ने पहली बार इस किले को मानमौरी को पराजित करके अपने अधिकार में लिया था। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रमुख इस कथन से संबंधित प्रश्न आता है, मेवाड़ के अंदर ना मुगल बादशाह अकबर का एक दरबारी था जिसका नाम था अबुल फजल। और अबुल फजल का एक कथन आता है, और तो किले गढ़ तो चित्तौड़गढ़
बाकी सब गड़ैया। और तो देखो गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया, यानी छोटा मोटा किला है उनके इस कथन से कि बाकी के जो किले को छोटे मोटे किले हैं, जबकि गढ़ तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़। अब इसके ऐतिहासिक बात करेंगे, उनसे पहले इसकी लोकेशन की बात करेंगे। दोस्तों चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर जब आप जाओगे तो चित्तौड़गढ़ शहर के बीचों बीच एक नदी बहती है, उस नदी का नाम आता बेड़च नदी। और बेड़च नदी के बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र के अंदर पहाड़ी पे बना हुआ एक किला आता है और इस किले का नाम है चित्तौड़गढ़। अब ये इस प्रकार है, इस किले की दीवारें मानी जाती है व्हेल मछली के आकार का बना हुआ किला। प्रश्न आता है व्हेल मछली के आकार का बना हुआ किला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का किला। खेती इसके अलावा इसमें किले के अंदर जो भैरवपोल, सूरजपोल, गणेशपोल, पांडवपोल, ये प्रमुख द्वार आते हैं। याद रखना आरएस मेंस में पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, पांडवपोल के बारे में बताओ। प्रश्न आता है पांडुपोल के बारे में बताओ। देखो दोनों कंफ्यूज हो गए यहाँ पर। पांडुपोल है ना, पांडुपोल ये अलवर के अंदर एक स्थान विशेष है जहाँ पर महाभारत के प्रमुख पांडवों का वहां पे आगमन हुआ था। और पांडवपोल है ना, वो चित्तौड़गढ़ किले का एक मुख्य क्या है, द्वार है। अब ऐतिहासिक बातें करेंगे तो पहली बार है ना, पहला जो मेवाड़ का शाखा हुआ था, मेवाड़ का पहले शाखा की बात करेंगे साहब, बहुत ही खतरनाक ऐतिहासिक सन में हमारे राजस्थान राजपूत वीर योद्धाएं व वीरांगनाएं नारियों का जो संपूर्ण वीरता का किस्सा इसके माध्यम से पता चलेगा। 1303 की बात थी, अलाउद्दीन खिलजी है ना, वो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करते हैं। तात्कालिक समय में रावण शाखा के शासक जिनका नाम था राणा रतन सिंह, रावण रतन सिंह, और एक उनकी पत्नी थी जिनका नाम था रानी पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसने आक्रमण के दो तीन प्रमुख जो कारण माने जाते हैं। पहला कारण माना जाता है साम्राज्यवादी नीति। पहला जो कारण माना जाता है वो तो साम्राज्यवादी नीति, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, वो साम्राज्य विस्तार को लेकर किया था। दूसरा जो प्रमुख माना जाता है, 1540 के अंदर एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम था पद्मावत। और पद्मावत पुस्तक के जो लेखक थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने इस किले के दौरान ये लिखा कि सुंदर रानी को लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दोस्तों ये पुस्तक 1540 को बाबर के समय लिखी गई थी। शेरशाह बाबर के बाद में शेरशाह सूरी के शासन काल में लिखी गई थी। शेरशाह सूरी है ना, उसके शासन काल के अंदर ये पुस्तक लिखी गई थी। बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो बादशाह बना था, तो इस प्रकार है ना, बाबर के बाद में मायू को हटाकर शेरशाह सूरी बना था। 1540 में शेरशाह सूरी ने इस ग्रंथ का, शेरशाह सूरी के शासन काल में इस ग्रंथ का लेखन हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। तो उस ग्रंथ के अंदर ये लिखती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को लेने के लिए चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, जो केवल एक कल्पना पर आधारित बात मानी जाती है। ये प्रमुख कारण हो गए। अब तीसरा जो प्रमुख आता ना, वो आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अभेद्यता। इससे पहले इस किले को कोई जीत नहीं पाया था। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर आपको प्रश्न ये पूछा जाए चित्तौड़गढ़ के किले पे पहला आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रांता कौन था, तो गुजरात का सूबेदार मामू था। सूबेदार मामू है ना, इसने आक्रमण किया था। पहली बार चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम ये था। लेकिन चित्तौड़गढ़ को विजिट करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये तीन प्रमुख कारण माने जाते हैं आक्रमण के। अब पहला जो आक्रमण हुआ, तो आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की जो पत्नी रानी पद्मिनी थी, इसके चाचा और भाई जिसका नाम था गोरा और बादल, और गोरा और बादल की वीरता के किस्से हैं वो पद्मावत ग्रंथ के अंदर है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखे हैं।
एक प्रमुख पहला दो आता है आव कटक सुल्तानी प्रति आवा जकारी होती आवा दिन सांझ। ये प्रमुख इस प्रकार का इनका आक्रमण था। एक आता है रुंड गिरे गज झुंड गिरे कट कट कर उन्हीं पे सुंड गिरे, यानी इनकी वीरता के किस्से है ना गोरा बादल के बारे में बताया गया है। तो गोरा बादल की छत्री रानी पत्नी, अब अल्लाह रतन सिंह है ना, रतन सिंह है वो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हो जाता है। जब ये बात रानी पद्मिनी को पता चलता है तो वो 1600 सहेलियों के साथ चित्तौड़गढ़ के किले में अग्नि जोहर कर लेती है, जो अग्नि जोहर कर लेती है। दोस्तों याद रखना, राजस्थान के अंदर पहला जो जोहर किया गया था, राजस्थान में जो पहला जोहर किया गया था वो रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर के किले में अमीर की पत्नी रन्नादे द्वारा किया गया था। परंतु अग्नि जोहर है वो राजस्थान में पहली बार बड़ा जो जोहर माना जाता है वो रानी पद्मिनी ने 1303 के अंदर किया था। पटवारी 2013 के अंदर यही प्रश्न पूछा गया था, 1600 सहेलियों के साथ जोहर करने वाले रानी पद्मिनी ने किस किले में कुर्बानी दी थी? तो वो किला कौन सा था? है चित्तौड़गढ़। अब जब राज परिवार का यहाँ पर पतन हो जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिजर खान के नाम पर, खिजर खान के नाम पे इस किले का नाम क्या रखता है? खिजराबाद। खिजराबाद नाम रखता है। खिजराबाद नाम वो चित्तौड़गढ़ किले का नाम रखा जाता है। ये राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ का पहला साका था, पहला जोहर। एक ध्यान देना, अगर देखो क्या है, एक तो पूछा जाता है साका, एक आता है केसरिया, एक आता है जोहर। देखो मुस्लिम आक्रांता या कोई बाह्य आक्रांता जब युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध के दौरान राजपूत वीर योद्धा निश्चित मार देंगे। नारंगी रंग के कपड़े पहनकर तलवारों से सुसज्जित होकर युद्ध करते हैं और निश्चित मौत का खेल खेलते हैं। वो क्या कहलाता है? केसरिया। अपनी आन बान शान के लिए मर मिट जाएंगे। तो ये ना राजपूत योद्धाओं द्वारा खेला गया जो एक प्रकार का रक्त रंजित खेल होता है वो केसरिया कहलाता है। जब वीर योद्धा बाहर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, मल्ले सेना या कोई बाह्य मुस्लिम आक्रमणकारी उन महिलाओं की इज्जत लूटने के लिए पहुंचे, उससे पहले महिलाएं अपने आप को या तो अग्नि के अंदर समा देती हैं या जल में डूब जाती हैं या हीरा जो अंगूठी का हीरा वो चाट लेती हैं या एक दूसरे की कट्टार घोंपकर यही लीला समाप्त कर लेती हैं। वही जोहर कहलाता है। दोस्तों ये घटनाएं जब दोनों एक साथ होती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है, साका। तो ये साका से संबंधित। तो पहला देखो, पहला साका चित्तौड़गढ़ में कब हुआ था? 1303 में। कंफ्यूज मत हो जाना, जब भी ये प्रश्न यूं पूछा जाए कि राजस्थान में पहला साका कब हुआ था, तो राजस्थान में पहला साका हुआ था 1301 में रणथंभौर में। प्रश्न पूछा जाए कि मेवाड़ में पहला साका कब हुआ था, तो मेवाड़ में पहला साका हुआ था 1303 में। अब दूसरा जो साका, उस साके की बात करेंगे अपन। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो दूसरा साका हुआ था 1535 के अंदर, 34-35 का जो प्रमुख साका आता है, इस दौरान मेवाड़ का अलग आयु शासक था जिसका नाम था विक्रमादित्य और बाह्य जो आक्रमणकारी था वो गुजरात का बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह। तो बहादुर शाह नाम वो आक्रमण के लिए आता है और तात्कालिक समय में राजा कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की माता मेवाड़ राज की राजमाता जिनका नाम था कर्मावती। नाम क्या था? कर्मावती। तो कर्मावती है ना, इसका जो पियर था वो बूंदी में था, आड़ाओं के यहाँ पे। तो बूंदी है ना वो विक्रमादित्य जो छोटी उम्र का राजा था। इसके अलावा दूसरा जो राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह और विक्रमादित्य दोनों को ननिहाल भेज दिया जाता है सहायता के लिए। राजमाता कर्मावती अब हुमायूं को राखी भेजती है। दोस्तों
दोस्तों ये प्रश्न छोटे स्तर पे बहुत बार आता है कि राजमाता कर्मावती द्वारा कौन से मुगल बादशाह को राखी भेजी गई थी। तो कौन से मुगल बादशाह को राखी भेजी गई थी, वो हुमायूं को भेजी गई थी और हुमायूं समय पर पहुंच नहीं पाता है। इस प्रकार है ना राजमाता कर्मावती एक विक्रमादित्य की पत्नी थी जिसका नाम था जवारा बाई, और जवारा बाई मर्दाना भेष धारण करके, जवारा बाई मर्दाना भेष धारण करके रणभूमि के अंदर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है। इसी दौरान मेवाड़ का जो प्रमुख राजपूत सेना का नेतृत्व करने वाला था जिसका नाम था बाघ सिंह, और बाघ सिंह भी इस घटना के दौरान वीर गति को प्राप्त हो जाता है। राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में जोरवा था, ये मेवाड़ का दूसरा शाखा कहलाता है 1534-35 के। तो इस प्रकार ये मेवाड़ के दो शाखे हुए। अब तीसरा जो प्रमुख शाखा था उसके बारे में सुनो। यहाँ से प्रश्न हमारे सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तीसरा जो शाखा उस शाखे के बारे में देखो। पहला जैसे पहला देखो मुगल बादशाह अकबर बन गया था, तो अकबर के समकालीन मेवाड़ का राजा कौन था। पहला प्रश्न तो ये बनेगा, तो याद रखना अकबर के समकालीन मेवाड़ का पहला समकालीन जो राजा आता है वो आता है उदय सिंह। दूसरा जो प्रमुख शासक आता है जो हमारे मेवाड़ के श्री राजपूत वीर योद्धा, इस राजपूताना प्रदेश के सबसे जो वीर योद्धा माने जाते हैं जिनका नाम राणा प्रताप, और तीसरा जो प्रमुख शासक आता है जिसका नाम था अमर सिंह। ये तीन प्रमुख अकबर के समकालीन शासक थे। तो पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है, अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो मेवाड़ पे आक्रमण कब किया था 1567 में, और मेवाड़ पे अकबर ने जब 1567 में आक्रमण किया था तो मेवाड़ का तात्कालिक समय में शासक कौन था। 2006 का जो थर्ड ग्रेड था उसमें प्रश्न पूछा गया था, प्री 2008 वाले में पूछा गया था अकबर ने मेवाड़ पे आक्रमण किया तो वहां का तात्कालिक समय का राजा कौन था। तो तात्कालिक समय का जो राजा था वो मेवाड़ के शासक है जिनका प्रमुख नाम था उदय सिंह। उदय सिंह है ना सारे राजपूत वीर योद्धा बोलते कि आप है ना चले जाओ। उसी दौरान दो प्रमुख सेनापति आते हैं, एक का नाम था जयमल, दूसरे का नाम था फत्ता सिसोदिया। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था कि जयमल कहां का राजा था। तो जयमल मेड़ता का राजा था। जयमल मीराबाई का भाई था जिसका नाम था जयमल मेड़तिया। मीराबाई का एक भतीजा था जिसका नाम था कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। लगातार 2018 सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर लगातार ये प्रश्न पूछा गया था। तो जयमल मेड़तिया ना, जयमल मेड़तिया कहाँ का था, ये मेड़ता का था। फत्ता सिसोदिया सिसोदा नाम का था। इन्होंने निर्णय लिया कि आप उदय सिंह है ना यहाँ से चले जाओ, मुगल आक्रांता अकबर का सामना हम करेंगे। तो इस दौरान अकबर का एक साथ में दरबारी था जिसका नाम था अबुल फजल, और आक्रमण की जो तिथि आती है वो आती है 1567। तो जो ही सेना यहाँ पहुंचती है तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो आम जनता है उसके अंदर अकबर ने कत्लेआम मचा दिया था। कत्लेआम मचा दिया गया। कत्लेआम इसलिए मचाया गया कि राजपूत योद्धा अपने सैनिकों को, अपनी प्रजा को बचाने के लिए जरूर युद्ध करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार है ना किले का गेट खोल दिया जाता है और बाहर की तरफ एक जो किला का जो दरवाजा था उस दरवाजे पर जयमल अपने भतीजे जिसका नाम था कल्लाजी राठौड़, तो कल्लाजी राठौड़ ये सारे ना उस किले की दीवार की मरम्मत करवा रहे थे। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। अकबर की बंदूक का नाम संग्राम था। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था, ये याद रखना। तो संग्राम अकबर की बंदूक का नाम था। अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से जब फायर किया तो जयमल मेड़तिया घायल हो गया। जयमल ने अपने भतीजे
राठौड़ पर सवारी की। कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधों पर अपने चाचा जैमल नेड़किया को बैठाया और युद्ध किया। युद्ध के दौरान क्या हुआ कि जैमल नेड़किया कल्लाजी राठौड़ के कंधों पे सवार था। इस प्रकार अकबर ने इनके साथ युद्ध किया। अकबर ने 4 हाथों वाला लोक देवता, 4 हाथों वाला लोक देवता किसको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न ये पूछा गया था, अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ का किला विजिट किया था, कौन से 2 सेनापतियों से सामना करना पड़ा? जैमल नेड़किया और फत्ता सिसोदिया। अगली बार प्रश्न पूछा गया था, अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, कौन से लोक देवता से टक्कर ली थी? तो कल्लाजी राठौड़। इस प्रकार जैमल नेड़किया, कल्लाजी राठौड़, फत्ता सिसोदिया इस अभियान में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फूलकंवर राजपूत महिला ना वो जोहर करती है। और इसी घटना के दौरान दोस्तों अच्छा प्रश्न है, जगना, मधुकर, जंगिया और कच्छिया आखियों ने भाग लिया था। अच्छी बात है, यहाँ पे नोट करें आप, जगना, मधुकर, जंगिया और कच्छिया आखियों ने इस दौरान भागे लिया था। तो ये प्रमुख है ना चित्तौड़गढ़ के 3 साके हुए थे। अब साकों के बाद की बात करें अपन, तो एक तो आसफ खां अकबर का जो सेनापति था, उसको चित्तौड़गढ़ का प्रांतपति अकबर ने बनाया था। तो ये 3 प्रमुख है ना साके आते हैं। और इसके बाद में अपन है ना भौगोलिक, इसमें चित्तौड़गढ़ के किले में अंदर क्या क्या इमारतें हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो पहला तो देखो एक प्रमुख है ना दोस्तों, एक प्रमुख एक इमारत आती है विजय स्तंभ। अगर आपको ये पूछा जाए कि राजस्थान में पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो विजय स्तंभ बयाना, ऐसे याद रखना। पहला विजय स्तंभ है वो तो बयाना कहाँ पर है? भरतपुर में। बयाना भरतपुर में आता है। जबकि ये जो विजय स्तंभ है ना चित्तौड़गढ़ में है। राणा कुंभा ने 1437 के अंदर एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर युद्ध के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ है ना वो चित्तौड़गढ़ के किले में है। विजय स्तंभ को हिंदू जो है ना उनकी मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर कहा जाता है। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ के जो वास्तुकार आते हैं, एक तो ध्यान रखना दोस्तों, कीर्ति स्तंभ के तो आते हैं अभिकवि, अत्रि और महेश। एलडीसी 2013 वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। अभिकवि, अत्रि, महेश ये तो कीर्ति स्तंभ। और विजय स्तंभ के जो आते हैं ना वो आते हैं नापा, कोमा, पूंजा, ये प्रमुख आते हैं। नापा, कोमा, पूंजा। लेकिन ध्यान रखना अगर पूंजा दरबारी पूछा जाता है तो वो राणा कुंभा का दरबारी था, राणा कुंभा का दरबारी। और अगर ये पूछा जाए कि पूंजा भील किसका दरबारी था, तो पूंजा भील वो राणा प्रताप का दरबारी था। राणा प्रताप का दरबारी था पूंजा भील। अब 7 मंजिला इमारत आती है। एक यहाँ पर ये तो 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ तो, और कीर्ति स्तंभ वो 7 है। प्रश्न पूछा जाता है विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु भगवान है ना उनको समर्पित है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि विजय स्तंभ। दूसरा पूछा जाता है हमारे राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जो सरकारी डिपार्टमेंट है ना पुस्तकें आवंटित करता है, उसका लोगो भी विजय स्तंभ है। और हमारे सबसे इस कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा जो सेवक के रूप के अंदर जो भर के आए हैं हमारे डिपार्टमेंट, जो न्याय का प्रतीक माना जाता है राजस्थान पुलिस,
तो राजस्थान पुलिस का जो लोगो आता है उनका यहाँ पर जो भावी स्टूडेंट है राजस्थान पुलिस के वो भी ध्यान दें एक बार, उनका जो यहाँ पर बिल्ला लगेगा उस बिल्ले पर भी चित्र किसका होगा, विजय स्तंभ का होगा। अब उसके बाद में गोरा बादल की छतरियां, जयमल फत्ता की छतरियां, जयमल फत्ता के महल, रानी पद्मिनी के महल, सतबीस देवरिया प्रमुख, मीराबाई के गुरु जिनका नाम था संत रैदास, उनकी छतरी, तुजलाता माता का मंदिर, कुकड़ेश्वर शिव मंदिर और श्रृंगार चमरी, इनके अलावा गोरा बादल के महल, अत्रि महेश के चिन्ह, समिदेश्वर मंदिर और नवलखा एक ना आला काबरा की हवेली, आला काबरा की हवेली भी चित्तौड़गढ़ के अंदर आती है, बामासा की हवेली और मोती बाजार, ये सारे कौन से किले में हैं, चित्तौड़गढ़ के किले में हैं। इसके अलावा समिदेश्वर मंदिर है ना, भोज राजा परमार ने उसका मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये दोस्तों हमारा प्रमुख चित्तौड़गढ़ का किला रहा।